हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनय आपको यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं और इससे पहले हम 3 लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कर चुके हैं। होप आपने वो तीनों देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाके तीनों लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि उसके आगे के टॉपिक तभी अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा खोलार स्लो। अब ये खोलार स्लो क्या है? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और उनके डाइल्यूशन के इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर सारा डाइल्यूशन पे ही था। डाइल्यूशन जब हमने किया मोलर कंडक्टिविटी का, तो उसमें एक चीज देखी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, मोलर कंडक्टिविटी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, उसमें कभी भी ये वाली लाइन इसको टच नहीं करेगी, यानी कि लैम्डा डेल एम और कंसंट्रेशन के बीच में, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ बनाया था वो आपस में टच नहीं कर रही थी। यानी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ऐसा नहीं निकाल सकते तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा। उसी पे एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था खोलार्स, और उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम था खोलार्स लॉ। तो इसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं खोलार्स लॉ है क्या। देखिए खोलार्स लॉ क्या है। खोलार्स लॉ का मतलब है, एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, पहले समझते हैं फिर बाद में डेफिनेशन पे बात करेंगे। मान लिया आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, आपकी क्लास का बहुत अच्छा जोड़ा है ये, मान लीजिए। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब दो आयन्स आपस में मिल रहे हैं, एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आपका NaCl बन रहा है। यानी कि इस भाई साहब ने अपना दिल किसको दे दिया? Cl को दे दिया, और एक जोड़ा बन गया जिसको NaCl बोला। जब ये आयन टूटेगा Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि इसका दिल तो अभी भी इनके पास है। तो अब जैसे ही डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने पे ये आयन दोनों अलग अलग हो गए। आयन दोनों अलग हुए तो ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है माइग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। एनसीईआरटी के अंदर आपको यही लिखा मिलेगा, खोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो अब Na पॉजिटिव अलग है, Cl नेगेटिव अलग है। हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। किसके लिए? NaCl। मोलर कंडक्टिविटी भी कौन सी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल आएगी? यानी कि डेल एम नॉट ऑफ NaCl, वो आपका इक्वल होगा सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आयंस। यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल आयंस का कंट्रीब्यूशन कर लूं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपनी आ जाएगी। यानी कि Na पॉजिटिव की मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखी, Cl नेगेटिव की देखी, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे जो मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो मेरी NaCl की होगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम, Al2SO4 थ्राइस। अब इसको अगर हम तोड़े तो ये टूटेगा Al3 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 नहीं है? यहाँ पे 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लिया और यहाँ क्या लगाया? 3। अब ये दोनों बैलेंस है। बैलेंस होने के बाद अगर मैं डेल नोट एम Al2SO4 थ्राइस के लिए निकालू, वो आपकी इक्वल होगी लैम्डा एम Al3 पॉजिटिव प्लस में लैम्डा एम SO4 नेगेटिव। अब यहां पे 2 है तो इसके सामने 2 लग जाएगा, यहां 3 है तो इसके सामने 3 लग जाएगा। तो आपकी Al2SO4 थ्राइस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, या ये कह लीजिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सर इसकी डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन यहां लिख लेते हैं। डेफिनेशन, इट स्टेट दैट मोलर लिमिटिंग मोलर
limiting molar conductivity of an electrolyte is contribution of individual anion and cation, anion और cation of इलेक्ट्रोलाइट के अनायन और कटायन का इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा, सम होगा, उसके इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, सम ऑफ लिख लो यहाँ पे, सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अनायन एंड कटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो क्लास लो समझ में आया। अब एक एक दो एग्जांपल करते हैं और फिर इसको आगे की तरफ समझते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, और एग्जाम में मोस्टली आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। एप्लीकेशन पे बात करें तो पहले नंबर की एप्लीकेशन आती है टू कैलकुलेट मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम पीछे बता चुका हूं कि आयन को तोड़ेंगे और एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको सही से समझ में आ जाएगा। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें कैलकुलेट करना है तो हम कोलार्स लॉ का यूज कर सकते हैं। थर्ड बात करें कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन यानी कि कांस्टेंट के अल्फा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा और ये के अल्फा, तो ये इन तीनों चीजों को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और बात, सोल्यूबिलिटी भी निकाल सकते हैं। सोल्यूबिलिटी का एक न्यूमेरिकल रहता है कि कोलार्स लॉ का यूज करके सोल्यूबिलिटी कैसे निकालें, तो हम यहाँ पे सोल्यूबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस आयन की, उस इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, देखिए अब ये वाली चीज तो हम कर चुके हैं भाई, हमें लिमिटिंग मोलर कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे ये वाली चीज देखते हैं कि डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। अगर मेरे को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, यानी कि अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरा फॉर्मूला है डेल एम डिवाइड बाय या डेल एम नॉट। ठीक है, इसको मैं डेल ही बोल रहा हूं, यहाँ पे सी लिख सकते हो आप। ठीक है, डेल एम या लेमडा एम डिवाइड बाय लेमडा नॉट एम। ये जो है ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। कोई भी कंसंट्रेशन पे डेल एम की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि लेमडा एम की वैल्यू दे रखी है। डेल एम नॉट, इसको बोलेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बात कर रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो तब आपकी डेल नॉट एम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल। तो अल्फा की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो यहां से डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यानी कि के ए निकाल सकते हो। उसकी वैल्यू होगी सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर कोई बेस है तो के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, वहां भी आपकी वैल्यू सेम रहेगी। बेस के लिए बेस हो जाता है और एसिड के लिए एसिड हो जाता है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, के ए की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और ये लो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन के साथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए जी, उसके बाद अब हम उतरते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। कहा था आपको कि अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ उतरते हैं। तो अब रफ कॉपी में आपको पहले सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है, फिर आगे का काम करना है। देखिए जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास। When a certain conductivity cell was filled with 0.5 m of KCl solution, यानी कि आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर आपने 0.05 m
केसीएल सॉल्यूशन मिला रखा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस आया वो हमारा आया 100 ओम, और टेम्परेचर इसने बताया 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। व्हेन सेल्फ वाज फिल्ड विद 0.02 m AgNO3 सॉल्यूशन, अगर मैं KCl की जगह AgNO3 सॉल्यूशन डाल दूं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 90 ओम आ रहा है। कितना ओम आ रहा है? 90 ओम। तो हमें कप्पा की वैल्यू निकालनी है, या आप लोग इसको कापा भी बोलते होंगे। कप्पा बोले तो कंडक्टिविटी, और साथ में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। इसने कहा कि जो कंडक्टिविटी है KCl की 0.05 की ही बात कर रहा है ये, इस KCl की जो कंडक्टिविटी है वो 1.35 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है। ये इसने हमें वैल्यू दे रखी है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स उसकी यूनिट होती है, तो इसने यूनिट के जरिए बता रखा है। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये वैल्यू है किसकी, तो आप यूनिट को देखो, यूनिट को पता लगाओ कि ये यूनिट किस चीज की है। अगर ये यूनिट पता लग जाए कि ये यूनिट कंडक्टिविटी की है, तो समझ जाओ कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां मानता हूं, यहां पे मैं मानता हूं हमारे पास जो KCl सॉल्यूशन है, KCl, इसकी जो कंसंट्रेशन है यानी कि M, वो दे रखी है 0.05। ठीक है, M2 वैल्यू जो है यानी कि AgNO3 वो हमें दे रखी है 0.02 M। ठीक है, अब इसके लिए जो R1 दे रखा है वो दे रखा है अपने को 100 ओम, और इसके लिए R2 दे रखा है वो दे रखा है जी आपको 90 ओम। ठीक है, और कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको निकालनी है। कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी आपको दे नहीं रखी। अब कंडक्टिविटी AgNO3 के लिए निकालनी है, तो सबसे पहला काम है कंडक्टिविटी के फॉर्मूले लिखने। कंडक्टिविटी के फॉर्मूले एक तो ये हो गया G डिवाइड बाय में L, सॉरी G इज इक्वल टू कापा A डिवाइड बाय L, और यहां से कापा की वैल्यू आ गई GL बाय A। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। क्या अपने को कहीं लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है? नहीं दे रखा। जी दे रखा है? नहीं दे रखा। जब अपने पास वैल्यू नहीं है ये फॉर्मूला तो हम यूज ही नहीं कर सकते जी। क्रॉस करो इसको, कैंसल। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। और कौन सा फॉर्मूला यूज करें? और फॉर्मूला याद करो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। जी हमने ये पढ़ा है डेल एम इज इक्वल टू कापा इंटू में 1000 डिवाइड बाई एम। यानी कि अगर आपके पास मोलैरिटी की वैल्यू है, कंडक्टिविटी की वैल्यू है, तो आप डेल एम की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि आपने डेल एम फाइंड आउट कर लिया। डेल एम फाइंड आउट कर सकते हो तो आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। और तो आप इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो तो मोलर कंडक्टिविटी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां से तो आपको ये सब वैल्यू गिवन है। अब ये वैल्यू गिवन है तो आगे हमें क्या निकालना है? कंडक्टिविटी निकालनी है। सबसे पहले कंडक्टिविटी देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहला काम है आप उसका फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखूं, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा GL बाई A। पर हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लेंथ और एरिया का जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, इसको क्रॉस कर देते हैं अपन। लेकिन एक चीज देखिए, आपका जो कंडक्टिविटी सेल है वो सेम है, यानी कि दोनों के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी, यानी कि G स्टार आपका सेम होगा। तो सर G स्टार निकालो, कैसे निकालोगे? G स्टार क्या होता है? अब फॉर्मूला होता है, अगर मैं कंडक्टिविटी लिखूं तो वो इक्वल होगा G स्टार इंटू में कंडक्टेंस। G स्टार इंटू में कंडक्टेंस, यहां से जो G स्टार आएगा उसकी वैल्यू आएगी आपकी कप्पा डिवाइड बाई जी। ये वैल्यू आएगी जी। अब जी कंडक्टेंस ये भी नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है जो कंडक्टेंस होती है वो 1/r के इक्वल है। अब ये r ऊपर जाएगा तो कप्पा इंटू में r बन जाएगा। कंडक्टिविटी दे रखी है वो है 1.35 इंटू 10⁻⁻², और रेजिस्टेंस हमें KCl के लिए दे रखा है 100, तो ये आपका 100 हो गया। ये इससे कैंसिल आउट। 1.35 सेंटीमीटर इनवर्स आपकी सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। सेल कांस्टेंट हमने निकाल लिया। अब सेल कांस्टेंट दोनों के लिए सेम ही रहेगा,
क्योंकि ये भी सेम सेल के अंदर है और ये भी सेम सेल के अंदर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप, हमें वैल्यू निकालनी है कंडक्टिविटी की। चलो जी, कंडक्टिविटी निकालते हैं किसकी, AgNO3 की। AgNO3 वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी G स्टार, G स्टार की वैल्यू 1.35 इनटू में कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हमारे पास नहीं है लेकिन 1/r की वैल्यू तो है, तो 1/r हम पुट कर देंगे 90, 1/r की जगह 90 पुट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे सोल्व हो जाता है। इसको सोल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा और आपकी AgNO3 की कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कर लिया कि कंडक्टिविटी कैसे। हाँ, एक और बात, यूनिट लगाना मत भूले। अगर आपने यूनिट छोड़ दी तो पेपर के अंदर नंबर गया, यूनिट छोड़ दी तो नंबर गया, तो इसलिए यूनिट कभी ना छोड़े। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर लगभग आएगा ये 9 पे, यानी कि 1.3 और 145 नीचे 10, 0.15 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा कि आंसर आपका ठीक है। मैं भी कर लेता हूं एक बार। एक सेकंड, 0 पॉइंट, दोबारा से देखते हैं। ये आपका आएगा 90 यानी कि 0.015, ये आपका आंसर आएगा 0.015। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका आंसर है। अब हमें सेकंड निकालना है, इसके लिए डेल एम की वैल्यू। चलो जी, डेल एम निकालते हैं। डेल एम इक्वल आपका कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय में एम। अब कप्पा की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, ये 1000 हो गया, डिवाइड बाय एम की वैल्यू है 0.02। तो यहां से अगर मैं बात करूं 1 2 3 1 2 3, यहां से पॉइंट ये कैंसिल आउट हो गया, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होता है, तो ये आ गया, ऊपर आ गया आपका ये, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, लगभग आपका आंसर आएगा 7.5, तो 750 आपका आंसर आ गया। और यूनिट जो बनेगी इसकी, वो बनेगी आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट का ध्यान रखना है, फिर से बता रहा हूं, 750 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट। ठीक है, कर लोगे, ये हमारा एक न्यूमेरिकल होता है कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे पास, और कमेंट में भी डाल सकते हैं कि सर ये डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंदर, चाहे वो ऑफलाइन क्लास क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करा सकते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 न्यूमेरिकल करवा देंगे, बाकी न्यूमेरिकल आपको ही करने पड़ेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है और इतना आप कर भी नहीं पाओगे। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट और मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही हम क्लास के अंदर करवा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके लिए जो कंडक्टिविटी है केसीएल सॉल्यूशन की, कापा की वैल्यू दे रखी है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आपको सोल्व करके दे रहा हूं कि जो आपकी कंडक्टिविटी है केसीएल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका कैसा है, केसीएल है। कि आपके पास एक केसीएल सॉल्यूशन है, कंडक्टिविटी है वो है केसीएल सॉल्यूशन की। लो जी, केसीएल सॉल्यूशन के लिए आपने कंडक्टिविटी को केसीएल लिख दिया, कप्पा केसीएल लिख दिया। वो दे रखी है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आपको दे रखी है। अब जो केसीएल है उसकी मोलैरिटी जो है वो है 0.02 एम, यानी कि जो केसीएल आपको दे रखा है, सॉरी 0.20 एम, ये आपको उसकी मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी ये रही, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ये रही, दोनों चीज आपको गिवन है। निकालना है आपको कैलकुलेट्स इट मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेट इट्स
मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टिविटी ही मेन ठीक है कि मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। और क्या दे रखा है, ये जितनी भी सिचुएशन है वो 298 केल्विन पे हो रही है और मोलर कंडक्टिविटी भी आपको 298 केल्विन पे निकालना है। हाँ जी, ये आपको निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है डेल एम की वैल्यू, वो इक्वल होगी कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय में एम। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं वो है आपकी 0.0248, ये आपका 1000 हो गया, डिवाइड बाय अगर m की बात करें m है 0.20। तो यहाँ पे आप सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको नीचे उतारूं, डेसिमल को ओपन करूं 1 2 3 4, इसको ऊपर ले जाएं तो 2 ऊपर गए। अच्छा, ये मैं आसानी से कट कर सकता हूँ, लेकिन एक एक स्टेप करके दिखाना मेरा काम है। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, एक से ये कैंसिल, बचा ये 1 2 4 यानी कि 124। अब हमने मोलर कंडक्टेंस निकाली है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ये इसकी यूनिट बनेगी। तो ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, चलिए जी उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल। आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल, लो जी कंडक्टिविटी सेल है हमारे पास। ठीक है, उस कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो उसको अपन ने फिल कर रखा है किसके साथ, NaCl सॉल्यूशन, फिल्ड विद 20 ml NaCl सॉल्यूशन, 20 ml NaCl सॉल्यूशन। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के मोल है यानी कि NaCl के मोल है वो है 10 मोल है। मोल जो NaCl की बात करूं वो दे रखे हैं इसने 10। तो एक कंडक्टिविटी सेल है, उसको फिल किया 20 ml NaCl सॉल्यूशन के साथ और जो मोल है वो दे रखे हैं इसने 10 मोल्स इसने दे रखे हैं। सेम सॉल्यूशन है तो हम इसके लिए NaCl सॉल्यूशन के जो मोल्स है, सेम सेल और NaCl के मोल्स है, NaCl मोल्स, उसको हम कर देते हैं 20। कितना कर देते हैं 20, यानी कि 10 से अब हो गए हमारे 20। ठीक है, और रही बात वॉल्यूम की, वो कर देते हैं हम यहाँ पे 80। वॉल्यूम हो गया हमारा 80 ml। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद Na सॉल्यूशन, 20 ml Na सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl इज 10 मोल एंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है डेल M1। ठीक है, जब मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स को 20 कर देता हूं, 10 से 20, और वॉल्यूम को 20 से 80 कर देता हूं, तो इसके लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो M2 आ जाती है, डेल M2। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ बोथ मोलर कंडक्टिविटी, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल M1 डिवाइड बाय डेल M2। चलो जी इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, पहले डेल M की वैल्यू निकालते हैं। डेल M1 वो होगी आपकी कंडक्टिविटी इंटू में 1000 डिवाइड बाय में, कंडक्टिविटी इंटू में 1000 डिवाइड बाय में M1। अच्छा, क्या कंडक्टिविटी को मेरे को कप्पा 1 लिखना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या कंडक्टिविटी को कप्पा 1 लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसने कहा कि सॉल्यूशन है वो NaCl और यहाँ भी NaCl। जब इलेक्ट्रोलाइट ही सेम है तो आपका सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी तो सेम ही रहेगी। अपन ने क्या पढ़ा था कंडक्टिविटी के बारे में कि जो कंडक्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि उनके वॉल्यूम साइज पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम चाहे 20 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए या लाख भी हो जाए, लेकिन NaCl की जो कंडक्टिविटी है वो तो सेम रहेगी, यानी कि कप्पा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कप्पा एज इट इज रहा। चलो जी, तो वैल्यू अगर पुट करें हम, कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय में M1 की वैल्यू निकालनी है। M1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम। तो यहां से डेल M1 इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय N1 की वैल्यू है 10
और इसकी वैल्यू है 20, वॉल्यूम 20, ये कैंसिल आउट। तो कप्पा इंटू में 1000, कप्पा इंटू में 1000 इंटू में 2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। सेकंड आता है हमारा डेल M2, वो क्या होगा, कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय में N1, यहाँ पे N1 था, यहाँ पे N2 होगा, N2 की वैल्यू 20 है और V2 की वैल्यू 80, कैंसिल आउट, ये 4 पे तो 4 चला गया ऊपर, यानी कि डेल M2 इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड इंटू में 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं अपन, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डेल M1 डिवाइड बाय में डेल M2, यही अपने को निकालना है, इसी के अपन डिवाइड कर लेते हैं, कप्पा इंटू में 1000 इंटू में 2 डिवाइड बाय कप्पा इंटू में 1000 इंटू में 4, ये हमारा सॉल्यूशन आता है। ठीक है जी, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 1 पे ये 2 पे, तो लेमडा M1 डिवाइड बाय लेमडा M2 वो आपका इक्वल होगा 1/2 पे, यानी कि 2 डेल M1 इक्वल होगा लेमडा M2 पे। तो सोचिए समझिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। पहले जो मोल्स थे वो 10 थे, वॉल्यूम 20 था, मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ा दिया और वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। उसके बाद जो हमारी कंडक्टिविटी निकली, मोलर कंडक्टिविटी निकली, वो निकली डेल M2। अगर मैं बात करूं डेल M2 की, पहले के कंपैरिजन में 2 गुना होगा। मान लिया डेल M1 20 है, तो अब चेंज करने पे जो मेरे पास वैल्यू निकली है वो डबल हो गई, यानी कि ये कितना हो गया हमारा, ये लगभग हो गया 40, 20 है तो ये 40 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने सोल्व कर दिया। आसान क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिश करेंगे लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आज ही निपटाएं। जैसे अगला ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन कह रहा है डेल इन्फिनिटी एम, हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी खुलार स्लो का सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है। डेल इन्फिनिटी एम है फॉर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के लिए दे रखा है, और एक दे रखा है MgSO4 के लिए, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, सॉरी ये फाइंड आउट करनी है। तो सर गिवन क्या है, गिवन हमें दे रखा है लेमडा Ca पॉजिटिव, लेमडा Mg2 पॉजिटिव, नोट या इनफाइनाइट, लेमडा इनफाइनाइट SO4 नेगेटिव, लेमडा इनफाइनाइट Ca2 पॉजिटिव, लेमडा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ये वैल्यू अपने को दे, इनकी वैल्यू क्या क्या है। Mg के लिए दे रखी है 1.106, ठीक है, 0.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट का ध्यान रखना, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं कि यूनिट अगर पेपर में छोड़ी तो आधा नंबर तो गया बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना, 106.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर मैं SO4 के लिए बात करूं 160.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कैल्शियम के लिए हमें दे रखी है 190.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और क्लोराइड के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू अपने को दे रखी है, तो हमें ये 2 चीज निकालनी है। तो एक चीज ध्यान से देखें, बेसिक को अच्छे से बना लीजिए, आपको लगेगा टाइम थोड़ा सा समझने में और लेक्चर लगेगा कि बड़ा है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि आप एक एक स्टेप को अच्छे से पढ़ें। अब मैं बात करूं CaCl2 की, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये Ca2 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब यहां तो हमारे पास 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 है तो इसके सामने 2 लगाती है। 2 लगाने के बाद क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस ये बैलेंस हो गया, कोई नई तीर नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नई खोज नहीं हुई, ये बैलेंस हो गई है।
ठीक है, हमें ये वैल्यू निकालनी है डेल एम CaCl2, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। चलो जी, इक्वल होगा लेमडा Ca2 पॉजिटिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लेमडा Cl नेगेटिव, यहाँ पे 2 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? मैंने बताया था आपको, जब आयंस टूटेंगे जो उसके सामने कोफिशिएंट होगा उसको लिखना पड़ेगा, लिख दिया। ये जो आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये एक ही आयन की दे रखी है, ये सिर्फ एक आयन की है। हमारे पास आयन 2 है, 2 आयन है तो 2 आयन अपनी अपनी कंडक्टिविटी दिखाएंगे, तो ये दिखा दिया। अब जो ये आपका Ca2 पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ये 119.0 प्लस में 2 इंटू में क्लोरीन की है 76.3, 119.0 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो 6, 12, 14 और एक 15, ये आ गया आंसर। तो इनको ऐड करने पे आंसर आएगा 6.9 और 1 11, 5, 6, 7 और 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, ये आपका आंसर है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो यहां से आप मोलर कनेक्टिविटी इनकी आयंस की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप से हम करते हैं अगला हमारे पास है मैग्नीशियम का। चलो जी, मैग्नीशियम को भी देख लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, ये टूटता है तो ये Mg2 पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव में टूटेगा। ये ऑलरेडी बैलेंस है, अगर ये ऑलरेडी बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेमडा M MgSO4 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो इक्वल होगा लेमडा Mg2 पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस लेमडा SO4 नेगेटिव, ये भी इनफाइनाइट, और इनकी वैल्यू हमें दे रखी है 106 प्लस में 0.0 प्लस में 160.0, तो आंसर आया आपका 0.662 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बेवकूफ है क्या, पॉइंट के बाद 0 लगा रहे हैं, छोड़ सकते हैं इसको। लेकिन बेटा आपको ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी है और फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी है, सिग्निफिकेंट फिगर। हमने वहां पढ़ा है कि सॉल्यूशन में सिग्निफिकेंट फिगर को मेंटेन करना जरूरी है, तो मेंटेन करने के लिए हमें 0.0 लगा रखा है। यहाँ पे भी 6.0 लिख रखा है, यहाँ पे 0.0 लिख रखा है, इसका कोई रोल नहीं है वैसे। अगर ये 0 बात करें तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। क्यों लिखा गया है? लिखा इसलिए गया ताकि सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन हो। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको ये भी बैलेंस करनी पड़ती है। अगर आंसर के बाद मान ले कि 2 आता है, तो अगर हम मान लेते हैं कि 2 ही आते हैं डिजिट, तो हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लिस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट के बाद कितनी है? 1 है, तो 1 ही लेके चलना पड़ेगा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते जाएंगे क्वेश्चन ही तो सब कुछ होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास डेल इन्फिनिटी दे रखा है, यानी कि लैम्डा एम इन्फिनिटी दे रखा है। किस किस के लिए? एक तो दे रखा है जी NaCl के लिए, एक दे रखा है अपने को HCl के लिए, और एक दे रखा है HAC। सभी बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर कर लिया होगा स्कूल में वो देख गए होंगे, मतलब हैरान होते होंगे इस क्वेश्चन को देख के कि हर कोई टीचर इस क्वेश्चन को करवा रहा है। इसका कारण ये है कि ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, करवाना पड़ेगा, मोस्टली आता है। ये स्टेट बोर्ड जो हरियाणा बोर्ड है उसमें तो जरूर फेवरेट क्वेश्चन ही हो रखा है लगभग उनका। अगर मैं NaCl के डेल इन्फिनिटी m की बात करूं, वो वैल्यू हमें दे रखी है जी 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। HCl की बात करें तो वो वैल्यू दे रखी है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर शॉर्ट में पूरी स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, तो आप साथ में NCERT ओपन करके रखें। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन है ये, वहां पे ओपन करके रखिए। HAC की बात करें तो HAC की वैल्यू दे रखी है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको वैल्यू दे रखी है। फाइंड आउट आपको करना है, कैलकुलेट डेल एम इन्फिनिटी फॉर HAC के लिए फाइंड आउट करके बताओ। सर ये AC क्या है? इसको एसिटेटाइन बोलते हैं, एसिटेटाइन यानी कि CH3COO नेगेटिव, इसके साथ मिलके ये एसिटिक एसिड बना रहा है।
ठीक है जी। हमें निकालना है HAC के लिए। HAC के लिए कैसे निकालें? अब एक लॉन्ग टर्म मेथड करवा देता हूं मैं आपको, फिर बाद में शॉर्टकट समझाएंगे कैसे। अगर मैं डेल एम NaCl लिखूं तो वो आपका इक्वल होना चाहिए लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 126.4। चलो जी, डेल नॉट एम HCl की अगर मैं बात करूं वो होगा लैम्डा नॉट H पॉजिटिव लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। उसकी वैल्यू दे रखी है 425.9। लैम्डा HAC यानी कि एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड है क्या? नहीं, सॉरी NaAC है, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट की बात करें तो ये वैल्यू आपको दे रखी है लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नॉट AC नेगेटिव। ये वैल्यू आपकी आ गई 91.0। ये आपकी सिनेरियो बन गया। ठीक है, अब एक चीज देखें, आपको बनाना है HAC। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा आपका AC। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आपका बन जाएगा। कंबाइन कर दो, एक सेकंड, कंबाइन कर देते हैं तो बन जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो सर कंबाइन करने पे कैसे बनेगा वो देखिए। कंबाइन करने पे कैसे बनेगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, क्या मेरे पास लैम्डा नोट HAC H प्लस और लैम्डा नोट AC मिलके लैम्डा नोट HAC बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। लेकिन साथ में एक और भी तो बन रहा है। वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है जी अपना लैम्डा नोट M NaC है। ये दोनों चीज बन रही है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक ये। क्या आपके पास लैम्डा नोट NaCl की वैल्यू नहीं है? है ये रही। अगर आपके पास ये वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू को आप ऐड करो और इसको माइनस कर दो, क्या आपके पास H प्लस और AC की वैल्यू आ जाएगी? जरूर आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? दोबारा देख लीजिए। देखिए NaCl यानी कि लैम्डा नोट Na पॉजिटिव और लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, वो वैल्यू ये रही। HCl के लिए H पॉजिटिव Cl नेगेटिव वैल्यू ये रही। Na पॉजिटिव और AC के लिए वैल्यू ये रही। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मेरे पास दो वैल्यू ऐड हो सकती है, एक NaCl बन सकता है और एक HAC बन सकता है। हमें वैल्यू NHAC की चाहिए, यानी कि एसिटिक एसिड की चाहिए। निकल गई सर, लेकिन साथ में ये दोनों भी तो ऐड है, ये दोनों की वैल्यू तो माइनस करनी पड़ेगी। अगर मैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को ऐड करता हूं तो NaCl बनता है और उसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू आप माइनस कर देंगे। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और एक थर्ड। तो मैंने एक काम किया, सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया थर्ड में, यानी कि थर्ड और सेकंड को ऐड कर दिया और फर्स्ट को माइनस कर दिया। माइनस करने पे ये दोनों तो ऐड हो गए और ये दोनों ऐड हो गए। साथ में ये दोनों ऐड होने पे NaCl बना और NaCl को अपन ने काट दिया। तो आंसर आया आपका 425.9 प्लस में 91 माइनस में 126.4। तो आंसर बनेगा जी आपका लगभग 0.9615 माइनस 126.4। यहाँ से आंसर आया 50। 11 में से 2 गया 9 और ये 3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लो जी, ये आंसर आपका आ गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है जी? जो दो वैल्यूज आप ऐड कर रहे हो उसमें जो अलग बन रही है वो आपको कहीं ना कहीं गिवन होगी, उस गिवन वैल्यू में से वो निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास HAC भी बन रहा है। आप ये मत सोचना कि NaH बना देंगे, नहीं, जो हमें बनाना है उसको लेके चलो आप। H प्लस और AC नेगेटिव, इन दोनों से अपना HAC बन गया और NaCl भी बन गया। अब ये तो बन गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो ऊपर वाली वैल्यू में इसकी वैल्यू है वो माइनस कर दो। वो माइनस करने पे हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, वो आंसर ये आ गया आपका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहे, इन टेक्स्ट क्वेश्चनों पे जरूर ध्यान दें, एक्सरसाइज क्वेश्चनों पे भी ध्यान दें। और आज जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं इनको प्रैक्टिस करके जरूर देखें। थैंक यू।